नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 14th क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर का 6वां पार्ट। इसके पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की 5 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है निम्न गलनांक एवं क्वथनांक जो कि होता है, फिर है उच्च गलनांक और क्वथनांक जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा देखिएगा ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है सहसंयोजक यौगिक। उसके अलावा देखिएगा जल में विलेय और कार्बनिक विलयकों में विलेय होता है, तो याद रखिएगा जल में अविलेय होता है और कार्बनिक विलयकों में विलेय होता है सहसंयोजक यौगिक, जिसे कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो याद रखिएगा H2 यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ग्लूकोज, यह सभी सहसंयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड के उदाहरण होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, हेनरी बैकुरल या हेनरिच हर्ट्ज ने। तो याद रखिएगा रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बैकुरल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका उदाहरण है। मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले दिया है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14, और अगर अपन इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2, 8 और 4 होती है, यानी कि इसमें संयुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। फिर है तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखी जाए तो 2, 8, 18, तो हो गए 28 और 1 29, यानी कि इसमें 1 होता है। फिर है जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 32, और इनके सिंबल भी याद रखिएगा, सिलिकॉन का होता है SI, कॉपर का होता है Cu, जर्मेनियम का होता है Ge। अगर इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2, 8, 18, 28 और 4 32, तो इसमें होते हैं 4। फिर बचा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है 13, और सिंबल होता है A l। इसे अगर देखें तो 2, 8 और जो आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो कि है 3। और प्रश्न में पूछा गया था किसमें 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो आप सभी जानते होंगे। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कार्बन का होता है 6। इसकी अगर संयोजकता देखी जाए तो 2 और फिर बचता है 4। अब इसे 8 कंप्लीट करने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है रुटाइल, तो याद रखिएगा रुटाइल को ही टाइटेनियम ऑक्साइड कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है TiO2, और इससे टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड से। हेमेटाइट मुझे लगता है आप सभी जानते हैं, हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है, और याद रखिएगा भारत में लगभग 80% लोहा इसी हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है। चूना पत्थर आप सभी जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा रेडियम पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया जाता है, और पिच ब्लेंड होता है यूरेनियम का मुख्य अयस्क। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा रेडियम अधिकतर रेडियो एक्टिव जितने भी सब्सटेंस रहते हैं उनके सभी के अयस्क से रेडियम प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ पिच ब्लेंड से भी रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, और पिच ब्लेंड होता है यूरेनियम का मुख्य अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? सबसे पहले दिया है प्लूटोनियम, और आप सभी जानते हैं प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 94, परमाणु क्रमांक 94। टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। टाइटेनियम का सिंबल होता है Ti, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। यूरेनियम आप सभी जानते हैं, यूरेनियम का सिंबल होता है U, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92, आपने सबने सुना होगा यूरेनियम 92। फिर है थोरियम,
इसे TH से दर्शाया जाता है, या इसका सिंबल होता है T और स्मॉल h। और इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो याद रखिएगा 90 यानी कि 90 होता है इसका एटॉमिक नंबर थोरियम का। पूछा गया था कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में बने बंध कैसे होते हैं सॉरी, ऑप्शन दिया गया है बहुत कमजोर, कमजोर, बहुत मजबूत या मजबूत। तो याद रखिएगा बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में बने बंध बहुत कमजोर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। फास्फोरस का सबसे पहले तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर होता है 15। अब अगर अपन इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 2, 8 और 5, आखिरी सेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला प्रश्न है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? NH3 आप सभी जानते हैं अमोनियम का फॉर्मूला होता है, अमोनिया का, और इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी गई है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब अगर इसकी संयोजकता की बात की जाए तो 2 और 5। अब इसके लिए 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि इसकी संयोजकता हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है रेडियम, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। तो याद रखिएगा यह मैंने रेडियम और यूरेनियम साथ में इसलिए लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पिछले प्रश्न में पूछा गया था रेडियम कहां से प्राप्त होता है, तो उसका सही जवाब था पिच ब्लेंड से। लेकिन याद रखिएगा पिच ब्लेंड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगर आपको रेडियम और यूरेनियम साथ में ऑप्शन मिलते हैं तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड, लेकिन इसमें रेडियम भी पाया जाता है। अगर ऑप्शन में यूरेनियम नहीं होता तो फिर रेडियम इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है परमाणुकता, अणुभारता, सामान्यता या संयोजकता। तो याद रखिएगा किसी तत्व की संयोजक शक्ति को, या संयोजक शक्ति की जगह आपको यह क्षमता भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा किसी की संयोजक शक्ति या संयोजन क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा यह सभी प्रश्न रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें प्रीवियस ईयर या PYQ भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है? सुवाह का मतलब होता है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो पोर्टेबल, या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लायक। और आप सभी जानते हैं कि गैसें सुवाह होती हैं, यानी कि आराम से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं या ले जा सकती हैं। ऑप्शन में दिया है विसरण, संपीड़ता, आकार या आयतन। तो याद रखिएगा गैसों का गुण होता है संपीड़ता, जिसके कारण इन्हें संपीड़ित करके आसान से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। उस सुवाह का अगर एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो इसे पोर्टेबल कहा जाता है, सुवाह। अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। तो रेडियोधर्मी धातु अधिकतर केंद्रित ऊर्जा का प्रचुर स्रोत होती है, लेकिन साथ में दिया है और 1789 में इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा 1789 में यूरेनियम की खोज की गई थी, और फिर कहा गया है इसकी परमाणु संख्या 92 है, यानी कि इसके बारे में सभी डिटेल दिया गया है। फिर पूछा गया है वह तत्व कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा यूरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु है, आप सभी जानते हैं, जो कि केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। इसकी खोज 1789 में की गई थी और इसकी परमाणु संख्या 92 यानी 92 होती है। इसके अलावा देखिए सोना जिसका सिंबल होता है Au और एटॉमिक नंबर होता है 79, 79। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 14, और रेडॉन का होता है 86, 86। तो इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में इस कारण से रिपीट करता हूं ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, और अगर एग्जाम में बाई चांस आपको कहीं इनकी जरूरत पड़ती है तो कम से कम आपको एक मेमोरी में रहेगी ये चीज। अगला है आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत, इधर स्पेस दिया है, यानी किसके कारण जुड़े होते हैं। ऑप्शन दिया है विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा,
चुंबकीय बलों द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा या विद्युत बलों द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा। आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसके कारण जुड़े होते हैं। और इसके अलावा इस तरह के प्रश्नों में अगर आप सही जवाब याद नहीं कर पा रहे हैं तो एलिमिनेशन से भी आप इसे देख सकते हैं, जिसमें चुंबकीय नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा और विद्युत बलों द्वारा भी नहीं होगा, लेकिन विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन के द्वारा भी आप इसका सही जवाब देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो क्लियर देखने में आपको अंदाजा लग रहा होगा, इसकी संयोजकता होगी +2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? क्लोरीन का सबसे पहले तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7, इसकी संयोजकता होगी 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह किसके नियम के साथ सहमति में है? ऑप्शन दिए गए हैं, द्रव्यमान का संरक्षण, लगातार समानुपात, पारस्परिक समानुपात या ऊर्जा संरक्षण। तो याद रखिएगा यह लगातार समानुपात के नियम के सहमति में है, यानी कि इसे फुलफिल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम संख्या हो सकती है 3 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n। याद रखिएगा ये 3 आएगा इधर, Li3n। और इसके अलावा याद रखिएगा अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं, याद रखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु क्रमांक। तो Li3n लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। अगला प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 यानी कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेती है? तो याद रखिएगा N2 इसमें 2 नाइट्रोजन एटम टाइटली बॉन्डेड रहते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? यानी पूछा गया है निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु का कारण क्या है सहसंयोजक बॉन्डेड अणुओं में? ऑप्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर बल मध्यम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बल मजबूत होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर बल बहुत मजबूत होते हैं। तो याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होने के कारण इनका गलनांक एवं कथनांक बिंदु कम होता है या निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और इसे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं या कई मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है अगर वो कमजोर है तो इस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निम्न यानी कि लो रहेगा। और जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा इंटरमॉलिक्यूल के बीच में, उतना ज्यादा इनका गलनांक और कथनांक हाई रहता है। याद रखिएगा किसी भी बॉन्ड में या किसी भी एलिमेंट में। अगला प्रश्न है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और कॉपर का एटॉमिक नंबर अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, 19 होता है, सॉरी 29 होता है। और ये होगा 2 8 18, तो ये हो गया 28 और आखिरी सेल में बचा 1 और 19 होता है पोटेशियम का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ऑप्शन दिया है, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। यह तीनों विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सभी विकल्प सही है। एक बार फिर से देखिएगा, जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, याद रखिएगा।
और यह विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है, यानी कि लो होता है। अगला प्रश्न है गलत मिलान का चयन करें। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, गलत मिलान का चयन करें। एक तरफ दिए हैं तत्व यानी कि एलिमेंट, एक तरफ संयोजकता। सबसे पहले दिया है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन का आप सभी जानते हैं 1 होता है, इसमें भी संयोजकता 0 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये होगा 2 और 4 संयोजकता। फिर ऑक्सीजन का दिया है 1, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हैं 8 होता है, तो ये होगा 2 और 6, तो इसकी संयोजकता होगी 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इन्होंने गलत मिलान का चयन करें कहा था और यह मिलान गलत है। ऑक्सीजन में दिया है 1, बाकी है तीनों सही है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, हीलियम 0। अगला प्रश्न है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करिएगा, ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। ऑप्शन दिया गया है निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अलावा इससे एक न एक प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़िएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है और इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और रासायनिक संयोजन का नियम, इन्हें भी अपन आने वाले प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है परिवर्तनीय संयोजकता किसे कहते हैं या किससे दर्शाते हैं? ऑप्शन है संयुक्त इलेक्ट्रॉनों से, संक्रमण तत्वों से, समूह तत्वों से या क्षारीय तत्वों से। तो याद रखिएगा परिवर्तनीय संयोजकता संक्रमण तत्वों से दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, ऑप्शन दिया गया है रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों में परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। फिर दिया है रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। फिर है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। और फिर है रासायनिक पदार्थ में परमाणु अभिभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा यह सभी किसी ना किसी की डेफिनेशन है, लेकिन पूछा गया है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ तत्व में हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। और इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे निश्चित अनुपात का नियम, हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं द्रव्यमान के। अगला प्रश्न है सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन की साझेदारी, प्रोटॉन की अंतरण, इलेक्ट्रॉनों की अंतरण या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो याद रखिएगा सह संयोजक बंध हमेशा दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों यह प्रश्न लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग कभी लैंग्वेज चेंज होती है, कभी ऑप्शन चेंज होते हैं, लेकिन इसका जवाब हमेशा रहता है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं 2, 8, 3 और इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। तो इस प्रश्न को भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, इसके आने के चांस काफी है। फिर ऑप्शन में दिया है एजी, एजी यानी कि चांदी, सिल्वर, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47, 47। एयू सोना, एटॉमिक नंबर 79, 79। फिर है सीए कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 और एल्यूमिनियम का 13 भी अपन ने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है कौन सा नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो किया, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इधर आएगा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम कौन सा नियम है? ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आपने सबने पढ़ा होगा कि किसी भी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इसमें कहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, तो यह होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
ऊर्जा संरक्षण का नियम फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो उस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है एंटोनी लेवाइजियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवाइजियर को, जोसेफ प्रोउस्ट, रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल के नियम दिए थे जो गैसों से संबंधित है। फिर है जेम्स चार्ल्स। तो याद रखिएगा, स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित या बनाया था जोसेफ प्रोउस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, प्रोउस्ट। फिर है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। याद रखिएगा, डाल्टन के सिद्धांत से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। ऑप्शन है रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो याद रखिएगा, डाल्टन का सिद्धांत आधारित होता है रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, या निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो याद रखिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियम को स्पष्टीकरण प्रदान करता है या प्रूफ करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपने एक प्रश्न सुना होगा, अधिकतर आता है कि नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो इसे कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, और इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। याद रखिएगा, कई जगह आपको सिर्फ इतना देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसका पूरा सूत्र देखा जाए तो इसमें 5H2O भी रहता है, और ये होगा एनहाइड्रेट और ये होगा पेंटाहाइड्रेट। याद रखिएगा, इसे आणविक सूत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं करता? याद रखिएगा, नहीं करता पूछा गया है। ऑप्शन है भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह तीनों सही है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो यह गलत है, उन्हें परमाणु कहा जाता है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा था नहीं करता। अगला प्रश्न है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती। तो यह कथन गलत है। एक अणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित होने के योग्य होता है, यह भी गलत है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, तो यह भी गलत है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण होते हैं। तो याद रखिएगा, परमाणु पदार्थ अविभाज्य कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसका मतलब है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? इसे भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, और याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। उसके बाद फिर कई रूल्स आए हैं इसमें, लेकिन जो बुनियादी या बेसिक सिद्धांत था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ऑप्शन है, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। फिर है, परमाणु अदृश्य कण हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, और यही नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, इनमें पूछा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। बाकी ऑप्शन दिए हैं चारों सही, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व
या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं? तो याद रखिएगा वह अणु बना सकते हैं। परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं? तो अणु बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, चाहे फिर वो एक ही तत्व के हो या अलग अलग तत्वों के हो, लेकिन बनाएंगे अणु। अगला प्रश्न है, किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यह भी डाल्टन ने ही प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो ये थी आज की हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत एटॉमिक स्ट्रक्चर की छठी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा केमिस्ट्री के अभी तक टोटल में 14 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और केमिस्ट्री के अलावा भी जीके जीएस और बायोलॉजी मैथ्स की भी कुछ क्लासेस मैंने आरआरबी 2024 की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।